गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑल गुड। तो बेटा आज हम लोग लेकर आए हैं जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेकर के आए हैं नेक्स्ट। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ऑल गुड, सब अच्छी चलनी चाहिए, ठीक है। टेंशन मतलब बेटा कोई भी चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है तो मुझे बता दो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दे दूँगा। तो देखो बेटे आज हम लोग जो पढ़ रहे जा रहे हैं सेल्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और होपफुली आज हम इसको खत्म करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठेंगे जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। और मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं लास्ट में, जब चैप्टर जब मेरा खत्म हो जाएगा पूरा, तो उसके अंदर आपसे आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी के लिए क्या करना, आपको एनसीईआरटी लेकर बैठना है, ठीक है बेटे। और मुझे बताइए कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखो बेटे तो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स हमारा लास्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा। कल तक हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, कितना था कि न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, वो सेल डिवीजन में काम करता है, राइट। वो हमारा सेल डिवीजन में काम करता है, सारा ब्रेन होता है सेल का, ठीक है ना। जितने भी तुम्हारे सेल के अंदर कोई मटेरियल की एंट्री एग्जिट सब कंट्रोल करता है, राइट। ये सारी चीजें हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ ली। डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। डीएनए में जीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके इनहेरिटेंस के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज जाती है उसके लिए न्यूक्लियस आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है हमारी, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब सेल्स को जो है ना, सेल्स जो है ना बेटे ध्यान देना, उसको न्यूक्लियर रीजन जो होता है हमारा, जैसे कोई सेल है, राइट। लेट्स से कि एक सेल है, ठीक है। एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा प्रॉपर है, ओके। तो ये हमारी हो जाएगी बेटे यूकैरियोटिक सेल्स। क्या हो जाएगी? यूकैरियोटिक। इसे हमारे यहाँ बनाना चाहिए था। और प्रोकैरियोटिक की मैं अगर बात करूँ तो इसमें क्या है, जैसे लेट्स से कि सेल है, इसमें न्यूक्लियर रीजन जो है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे नूडल्स टाइप के बने होते हैं इसके अंदर ना, लाइक दिस, ठीक है। तो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बेस पर हम लोग जो है सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, मतलब दो टाइप की सेल्स हमारी होती हैं। जो बैक्टीरियल सेल होती है हमारी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हमारी होती है ना बेटे, जो छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म जो टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। मगर यूकैरियोटिक सेल्स हमारी होती हैं, वो थोड़े उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनके अंदर ज्यादा ये पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान दो, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है जनरली स्मॉल होता है। इसमें डिफरेंस पूछना है कुछ नहीं है, मैंने कोई हवाबाजी नहीं करी बेटे, एनसीईआरटी में छाप रखी थी। बिल्कुल आप लोगों ने वही करना है, जो टेबल दे रखी है ना, टेबल देख लेना, जहां पर न्यूक्लियस का टॉपिक है ना उसके बराबर में टेबल दीजिएगा ना, उसके अंदर ये बस वही है और कुछ नहीं है। समझ नहीं तो है क्या है, बस उसे समझ के लिख देना। ओके, टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, राइट। आएगा तो देखिए, तो बेटे प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है, ये साइज में स्मॉल होती है बेटे, 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती है, राइट। 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ठीक है ना। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। लिखो बेटे, इसे गलत दे रखा है बुक में, जो भी दे रखा है, 10⁻6 मीटर, ठीक है ना। मतलब 1 मीटर को मैं 10⁻6 टाइम्स में अगर डिवाइड कर दूं, मतलब 1 मीटर के मैं 10⁻6, समझे ना, 10⁻6 टुकड़े कर देता हूँ। अगर मैं 10 लाख टुकड़े मैं कर देता हूँ ना 1 मीटर के, तो उसका एक टुकड़ा जो होता है वो इसके बराबर आ जाएगा, वो 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। तो उसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 10 लाख इक्वल पार्ट्स में 1 मीटर को मैं डिवाइड कर दूं, तो उसका जो एक पार्ट में उठा लूं तो दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, समझे। और ये 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की इनकी जो साइज होता है इनका रहता है, लेंथ जो इनकी होती है बच्चों। अब इनका साइज जो होता है जनरली इनका साइज लार्ज होता है, इसका 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसको आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है, बस इतना, हाँ बस इतना ही यार, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो होता है ना बेटा वेल डिफाइंड नहीं होता, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना बेटे, उसे जो वेल डिफाइंड नहीं होता उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, इट कंटेन ओनली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता बेटे, इसमें सिर्फ आपका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। इसको और इसमें ऐड कर लेना, ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन अगर आपको आती है एग्जाम्स के अंदर तो उसको भी यहाँ से आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। देखिए इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का मतलब देखते हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे होते हैं इस तरह के, ठीक है। ये थ्रेड होते हैं, ये पेयर की फॉर्म में काम करते हैं, जैसे एक्स 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 वाई सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, अपने जूनियर क्लासेस के अंदर। ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं बेटे लाइक दिस, समझे। तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इनमें क्या होता है बेटे, न्यूक्लियर रीजन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का जो कवर होता है ना, आउटर कवर जो होता है न्यूक्लियस का, जो मेम्ब्रेन होता है तुम्हारा, वो आपका बेटे क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा टाइप के क्रोमोसोम्स तुम्हारे प्रेजेंट होता है, मोर देन 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है। ओके, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, यहाँ देना, ध्यान दो। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन कवरिंग वाले जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जिनके अंदर कवरिंग पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, ये कुछ ऐसा होता है बच्चों, समझ में आ रही बात। इसके दो कवर होते हैं, एक अंदर से डबली फोल्डेड होता है, मतलब अंदर से फोल्डेड होता है बहुत ज्यादा,
और यहाँ से बाहर से कवर होता है, लाइसोसोम तुम्हारा ऐसा होता है, राइट। पढ़ेंगे अब इनके बारे में वन बाय वन, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तो इनकी कवरिंग्स होती है इनके अंदर, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिनके मेम्ब्रेन्स होते हैं बाहर, जो कवर होती है इनकी परत जिनकी बाहर से होती है, ऐसे ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये सब देख लेना और इसको पढ़ लेना, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। सेल ऑर्गेनल्स हमारे क्या होते हैं बच्चों? सेल ऑर्गेनल्स तुम्हारे वो होते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है ना, व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड परफॉर्म्स देयर स्पेसिफिक फंक्शंस व्हिच इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इट अलाइव, राइट। तो किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो है कुछ प्रॉपर उसके बॉडी में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं उसके सेल्स के अंदर के, जो अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी सेल के अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। तो मैं एनसीईआरटी में आप देखोगे तो बहुत कुछ काफी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, समझे ना। हर एक सेल ऑर्गेनल से सारे के सारे क्या होते हैं, ये सेल के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं तुम्हारे, जो अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी अगर एक सेल है तो अंदर के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गया, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हो गए। हमारी बॉडी अगर एक सेल है तो उस केस में ये सब चीजें क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, राइट। सभी अपना अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उस केस में क्या होता है बच्चों, फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारी बॉडी जो है जिंदा रहती है। हम लोग मतलब डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज है वो सब के सब करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरली सेल्स के अंदर भी ये सब चीजें रहती हैं। ओके, तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गन्स मैंने बना दिए इसको, जैसे मैंने 2 SER बना रखे हैं, लाइसोम्स दुनिया भर के बना रखे हैं, ठीक है ना। जितना मन करे उतना बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भर दो पूरे को, बस इसकी कवरिंग बनानी सीख लो इस तरीके से, दैट्स इट, ठीक है ना। और प्लांट सेल, एनिमल सेल का डायग्राम, ये चित्र जो बोल रहा हूं मैं बेटे, इसका जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा ये, राइट, डायग्राम जो है। अब प्लांट सेल में जो है और एनिमल सेल में बेटे काफी सारी चीज सिमिलरिटीज होती हैं काफी, ठीक है ना। मतलब कुछ ऑर्गेनल्स तुम्हारे होते हैं जो प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, राइट। कुछ चीजें होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ एनिमल सेल में होती है, राइट। ओके, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग जो एनिमल सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें हम लोग देख लेते हैं, उनके फंक्शन वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि किसका क्या फंक्शन तुम्हारा रहता है, ठीक है ना बेटे। और प्रॉपर जो है इस फंक्शन तुम्हारा इस हर चीज लिखी हुई आपको नोट्स में मिलेगी। तो मैं टेलीग्राम का मैं एक लिंक शेयर करूंगा बेटे, उसके अंदर से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना अच्छे से, ठीक है बच्चों। बट अभी जो बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी लेकर बैठो और नोटबुक लेकर बैठो, उसको जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते रहो, ओके। देखिए, तो जैसे मैं बात करता हूँ बेटे, कोशिश करूंगा मैं सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, बट लेकिन ये आप उसको भी लिखते रहना, ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी हो सकता है कि जो इसमें एक वीडियो और लग जाए उसके बाद नोट्स मिले आपको, ठीक है। बट लेकिन देख लेना बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग बात करते हैं बेटे, जैसे एनिमल सेल की हम बात करते हैं। सी देखो बेटे, एनिमल सेल में ये सारी ये हमारी सेल है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तुम्हारा क्या होता है, ये पूरा कंटेंट होता है तुम्हारा, जो लिक्विड कंटेंट जो तुम्हारा सेल का होता है, जिसके अंदर सारे के सारे ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, इट इज कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, प्रोटोप्लाज्म, जो फ्लूइड कंटेंट तुम्हारा जो बन जाता है। समझ आ रही है बात? ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटे, ठीक है बेटे। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना बेटे, क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स तुम्हारे होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिसमें मेम्ब्रेन तुम्हारी पाई जाती है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स तुम्हारे होते हैं बेटे, इसके एक तो होता है हमारा बेटे SER, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक हमारा होता है बेटे क्या, RER, इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R स्टैंड्स फॉर रफ, ठीक है बेटे। तो जरा हम इसकी हम बात करते हैं। देखो जैसे हम बता रहे हैं बेटे, ये कुछ ऐसा दिखता है, SER हमारा ऐसा दिखाई देता है, ये सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। रफ में देखो तो ये देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट, समझे। अब फंक्शन जरा हम देखते हैं पहले। तो बेटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जरा हम इस पर हम लोग बात करते हैं। जरा यहाँ देखें, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है तो, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, ओके। देखिए तो बेटे RER को पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बेटे RER जो है हमारा क्या होता है, RER हमारा क्या होता है बेटे, ये क्या होता है ना, थोड़ा इस तरीके से होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो होती है थोड़ी खुरदरी होती है, रफ सरफेस इसकी होती है बच्चों। इसकी वजह से ये रफ क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम एक वर्ड है, रट लो इसको, ठीक है, ओके। अब राइबोसोम तुम्हारा क्या करता है बेटे, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है बॉडी के अंदर। जो प्रोटीन्स होते हैं, जो मैंने बताया ना, कैरेक्टर्स वाले प्रोटीन जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, ठीक है ना, मेरी हाइट जो 5.8 है, ये मेरी बॉडी का कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर वाला प्रोटीन जो कौन बनाता है सेल के अंदर,
राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम तुम्हारे प्रोटीन बना रहे हैं, इसका मतलब आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है सेल के अंदर। तो सेल में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग का काम सारा सारा किसका होता है, आर ई आर का होता है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस लिखो या प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग लिखो, तो ये इसका मेन फंक्शन तुम्हारा हो गया, ठीक है। इसको बस मेन फंक्शन इसका ये, बस यही याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ आएगा तो क्या लिखोगे, ठीक है। तो राइबोसोम्स की आर ई आर स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ इट हैज रफ सरफेसेस, ठीक है। ओके, इट सिंथेसाइज द प्रोटीन इनसाइड द सेल, समझे। ये क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाता है सेल के अंदर, दैट्स इट, ये इसका फंक्शन हो गया। तो आपको क्या करना, हर सेल, और जैसे हमारी बॉडी में किडनी है, क्या फंक्शन है उसका, ब्लड को प्योरीफाई करना, राइट। ये फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन है, जो है वो है, याद रखना। ऐसे ही इसका जो फंक्शन है वो याद रखना, उसी के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम में लिख के आना है और आंसर तुम्हारे सही हो जाएंगे सारे, ठीक है बेटे। तो आर ई आर समझ में आ गया, आई होप। चले आगे, अब एस ई आर की बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एस एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ, ई आर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ से इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बेटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये स्मूथ होता है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है, स्मूथ होता है। ये क्या करता है बेटे, ये बनाता है तुम्हारा फैट्स एंड लिपिड्स बनाता है, क्या बनाता है, फैट्स एंड लिपिड्स प्रोडक्शन करता है, ये फैट्स एंड लिपिड्स प्रोडक्शन। तो उसका काम जो करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है ना। अब फैट्स एंड लिपिड्स का हमारा क्या बना था, सेल का मेम्ब्रेन, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, वो फैट्स एंड लिपिड्स का बना होता है बेटे, राइट। तो फैट्स एंड लिपिड्स को जो है इकट्ठा करके ये सेल का जो ये मेम्ब्रेन जो हमारा होता है बेटे, इसको बनाने में हेल्प करता है। इसमें फैट्स एंड लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फैट्स एंड लिपिड्स कहां से आते हैं, एस ई आर उसको बनाता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बनाने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। एक प्रोसेस होता है इसको, मतलब फैट्स और लिपिड्स के पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से और एक कवरिंग सी बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं इस चीज को बच्चों, ये आप देखोगे एनसीईआरटी में टर्म बिल्कुल लिखी हुई है जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है। और साथ में क्या करता है बेटे, सेल को जो है कोई भी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं सेल में से उसे बाहर निकालता है, सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। कोई भी ड्रग्स खा लिया हमने, कोई मेडिसिन खा ली, उसका असर खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो सेल को डिटॉक्सिफाई करता है, सारे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस तुम्हारे होते हैं उसे भी ये सेल से बाहर निकालता है, क्या बोल रहा है, ठीक है बेटे, ये आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इसे क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये नहीं आ रहा, ओके चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है बेटे। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के थ्रू जो है ये प्रोसेस तुम्हारा चलता है, राइट। और साथ में एक जो फंक्शन इसका होता है सीआर का, वो क्या होता है बेटे, डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। तो सेल को ये डिटॉक्सिफाई करने के काम आता है बच्चों, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है बेटे, कुछ समझ आया तो पूछ लें मुझसे जरूर, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सेल ऑर्गेनल हमारा खत्म हो गया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ मान ले क्यों भाई, ये आ रहा है समझ में बेटे, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। और कहाँ से मेरा चैनल आप देख रहे हो जरा प्लीज इसको जरूर बताइएगा, ठीक है बेटे, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि कहाँ से बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। इससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है, तो हम और अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। कोई डाउट्स किसी के अगर रह जाते हैं तो उसको मैं क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेटे एस ई आर खत्म हो गया और आर ई आर खत्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म, ठीक है, राइट। और न्यूक्लियस हम लोग पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोबारा इसको प्लीज पढ़वाने इतनी गलती मत करो मुझसे, मतलब इतना ज्यादा मुझसे मेहनत मत करो, कहने मतलब ये है, ठीक है, राइट, ओके। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटे, ठीक है बेटे, ये चीजें हुई। अब आते हैं हम लोग गोल्गी अपरेटस पर, ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या होता है बेटे, देखो गोल्गी का मतलब कैमिलो गोल्गी ने इसका इन्वेंशन किया था, तो इसलिए हम इसे गोल्गी अपरेटस कहते हैं, ठीक है बेटे। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स तुम्हारे इस तरीके देखो ये होते हैं बेटे, कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट, ठीक है ना। इनमें जो आउटर कवरिंग जो इनकी होती है ना बेटे, इसको सिस्टर्न कहा जाता है, ठीक है, ये इनको सिस्टर्न्स कहते हैं बेटे, ठीक है, आउटर कवर्स जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और अंदर तुम्हारे ये क्या करते हैं, जरा ध्यान दो, गोल्गी अपरेटस जो होते हैं, एक तो इनका फंक्शन जो होता है ये क्या होता है बेटे, ये लाइजोसोम्स फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, लाइजोसोम्स, जो सुसाइडल बैग्स होते हैं ना,
जो डस्टबिन होते हैं, जो जितना भी वेस्ट जो होता है सेल का, सेलुलर वेस्ट जो होता है उस सबको एकदम इकट्ठा करते हैं, डिस्पैच करते हैं अपने अंदर लेकर के ना। अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसोम्स पर ही आने वाला है, ठीक है ना। उनको बनाने में गोल्गी एपरेटस हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, जो तुम्हारे SER और RER, जैसे इसने SER ने क्या बनाया, तुम्हारा फैट्स बनाया, लिपिड्स बनाया, RER ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। तो इनकी प्रोडक्शंस को, मतलब इनकी सेक्रेशंस को पैकेजिंग करना और सेल में जितने भी टारगेटेड ऑर्गन्स हैं, जो टारगेटेड रीजन्स हैं तुम्हारे, वहां तक पहुंचा देना, समझे ना। ये सारा काम इन गोल्गी एपरेटस का होता है। इसमें क्या होता है, ये RER और SER के प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गए, सब भरे हुए होते हैं इसके अंदर, किसमें, गोल्गी के अंदर। और जहां भी पहुंचाना होता है उसको, मतलब एक तरीके से डिलीवरी एजेंट्स होते हैं तुम्हारे, समझे, जो जहां भी सेल में रिक्वायरमेंट हो, जहां न्यूक्लियस बोलता है कि यहाँ पहुंचा दो, वहां पर वो से डिस्पैच कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। समझ आ रही है बात? ये काम इसका गोल्गी एपरेटस का होता है, ठीक है। लाइसोम्स को बनाने में हेल्प करते हैं, साथ में कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट व्हाट, कॉम्प्लेक्स शुगर। बेटे एक एक वर्ड पर ना एक एक लाइन बना के लिखनी है आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं, राइट। ओके, ठीक है बेटे, ये हमारा गोल्गी एपरेटस था, समझ आया? ऑल राइट। अब बात करते हैं बेटे किसकी, साइटोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। गोल्गी एपरेटस भी हमारा हो गया बेटे। अब इसके बाद हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड लाइसोम से दो चीज रह गई, ठीक है। देखो ध्यान दो, पहले लाइसोम्स पर आता है बेटे। लाइसोसोम्स जो हमारे होते हैं, सी ध्यान दो, लाइसोसोम्स जो हमारे होते हैं बेटे, ये कुछ ऐसे होते हैं, देख रहे हो, इस तरीके बनाए होते हैं लाइसोसोम्स जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर। तो बेटे ये क्या होता है, ये वेस्ट डिस्पोजल होते हैं। क्या होता है, ये वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, समझे ना। जो नॉर्मल एंजाइम्स, एंजाइम एक वर्ड है, दोस्ती को कर सको, ठीक है। हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं फूड को, ठीक है ना। जो नॉर्मल एंजाइम जो काम नहीं कर पाते, मतलब वो एक तरीके से सेल का वेस्ट बन जाता है, उसके बाद वो उसको लाइसोम्स अपने अंदर ले लेते हैं। डस्टबिन होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, सेल को साफ करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही हाई पावरफुल एंजाइम होते हैं। क्या होता है इनमें, हाई पावरफुल एंजाइम होते हैं। एंजाइम वर्ड याद रखना, ठीक है। तो नॉर्मल एंजाइम अगर सेल के अंदर कोई नॉर्मल एंजाइम को खत्म नहीं कर पा रहा किसी को, उसको अपने अंदर ले लेते हैं, और हाई पावरफुल एंजाइम उसे फिर बाद में खत्म करके डाइजेस्ट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। कोई चीज अगर डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है, तो सेल को बेसिकली क्या करता है, वेस्ट को डिस्पोज करता है पूरा पूरा। कोई बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, कोई जर्म्स हो गया जो बाहर से आए हैं, उसको लेकर के अपने अंदर उसे समाप्त कर देते हैं पूरी तरीके से। ये काम इनका लाइसोम्स का होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब लाइसोम्स तुम्हारे, जब सेल डैमेज होती है या कुछ भी काम होता है जिसमें वेस्ट बहुत ज्यादा भर जाता है इसके अंदर, तो दे कैन बर्स्ट, तो ये लाइसोम्स जो है ये फट जाते हैं, समझे, और इनके एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आके क्या करते हैं, वो अपनी ही सेल को, पूरी सेल को खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सेल प्रॉपर उसका जो अस्तित्व होता है वही खत्म हो जाता है पूरा, राइट। तो ये जो इनके अंदर के एंजाइम होते हैं वो बाहर आकर के अपनी ओन सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा था बच्चों, व्हाई लाइसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स, ठीक है। तो एक तो लाइसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे इसके अंदर, एक तुम्हारा गोल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीन में से क्वेश्चन कंफर्म बनना ही बनना है, समझ आई बात, कोई दिक्कत? चले आगे, देखो बेटे। अब बेटे इसके बाद हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा क्या होता है बेटे, पावर हाउस होता है। क्या होता है, पावर हाउस, इट इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है बेटे, ये सेल का पावर हाउस होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जितने भी अब हम जो भी खाना वाना खाते हैं, जो पचता है उसका ग्लूकोज बनता है, राइट। वो सारा का सारा क्या होता है, वो सेल के अंदर जाकर के, मतलब कहां से बनता है भाई, बाहर ग्लूकोज है हाई कंसंट्रेशन में, सेल में लो कंसंट्रेशन में, सारा चला गया अंदर, मतलब। तो जैसे कोई फूड अंदर जाता है तो उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो गया तो उसमें से एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है ना बेटे, वो एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे फूड हमने खाया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट जब वो होता है तो उससे क्या होता है, जब डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ये होती है एनर्जी करेंसी, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। और वो सारा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसके अंदर स्टोर रहता है, और जैसे जैसे बॉडी को जरूरत पड़ती रहती है एटीपी यहां से रिलीज होता रहता है, समझे। तो इसका मतलब है बेसिकली हमारी बॉडी जिस एनर्जी की वजह से हम लोग जिंदा हैं, जिससे हम जी रहे हैं, समझे, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, राइट। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस, की बॉडी को पावर जो मिलती है सारी सारी वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, ठीक है बेटे। डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है, जो आउटर लेयर होती है आपकी, ये तुम्हारी ऐसी स्पाइरल शेप की होती है, ओके। इनर लेयर जो इसकी होती है बेटे, वो डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है ना, तो ताकि एक मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके। मतलब डीपली फोल्ड होने की वजह से ये इस तरीके से स्प्रिंग की तरह खुल जाता है और मैक्सिमम एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो पाती है, समझे ना। इसमें अपने डीएनए प्रेजेंट होता है, इसका अपना अपना ओन डीएनए होता है, गोल्गी एपरेटस का भी अपना डीएनए होता है, अपना प्रोटीन होता है, समझे ना। इसका अपना प्रोटीन होता है, अपना डीएनए होता है। इसका मतलब क्या है कि ये पहले अलग पार्ट हुआ करते थे। अपना डीएनए होने का मतलब क्या है कि पहले ये अलग एक ऑर्गेनल हुआ, एक सेल हुआ करते थे, उसके बाद ये मिल करके एक सेल के अंदर आकर के काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ठीक है। दे हैव देयर ओन डीएनए, ये इनका फंक्शन है, समझ आई बात।
ठीक है बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया सम हो गया, ये सारी चीजें खत्म हो गया बेटे। अब कुछ प्लास्टिड्स रह गया तुम्हारा, सिर्फ प्लास्टिड्स आपका रह गया, एक वैक्यूल्स रह गया जो प्लांट सेल के अंदर होता है, ठीक है ना, उसको हम देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए।